हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दिस इज मानवी और आज की क्लास में हम लोग कर रहे हैं एसबीआई क्लर्क प्री के कुछ पजल्स को सॉल्व। मतलब एक्सपेक्टेड पजल जो कि एग्जाम में आपसे वैसी टाइप की पजल्स पूछी जा सकती हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि एसबीआई क्लर्क प्री के एडमिट कार्ड आ चुके हैं और आप लोगों ने डाउनलोड कर लिए होंगे और आप लोग को पता चल चुका है पेपर कब है आपका। प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी तो हम उसको थोड़ा सा और अच्छा करेंगे यहाँ पर पजल सॉल्व करके, क्योंकि आपको मोस्टली एग्जाम में पजल्स देखने को मिलेंगी, तो क्यों ना उसकी प्रैक्टिस कर ली जाए पहले से ही। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को आज की। उससे पहले हम डिस्कस करना चाहेंगे कि जो करंट अफेयर्स फंडा है, यहाँ पर आप टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, जो आप यहाँ पर आप वेब लॉगिन करेंगे या फिर आप एप्लीकेशन पर भी दे सकते हैं इसको। और यहाँ पर जाने के बाद आपको स्टोर ऑप्शन पे क्लिक करना है। स्टोर ऑप्शन पे आपको बैंकिंग एग्जामिनेशन और इंश्योरेंस एग्जामिनेशन आपको दिखेगा। वहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे एग्जामिनेशन दिख जाएंगे, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, आईपीएस क्लर्क, आईपीएस पीओ, और उन सब में काफ़ी सारे मॉक्स क्या है, फ्री हैं। तो आप फ्री टेस्ट एटलीस्ट अटैम्प्ट कर सकते हो। अच्छा, कौन कौन से टेस्ट यहाँ पर आपको मिलेंगे? यहाँ पर आपको प्री के टेस्ट मिल जाएंगे सारे, उसके अलावा मेंस के मिलेंगे, यहाँ पर आपको सेक्शनल टेस्ट भी मिल जाएंगे यहाँ पर आपको, और मेमोरी बेस्ड पेपर मिलेगा। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिलेंगे। कोई टॉपिक है, स्लॉग्स का टॉपिक है तो स्लॉग्स के आपको अलग से टेस्ट मिल जाएगा। मान लो आपने आज पढ़ा, उसको आपको तैयारी आपको रिवाइज करना है, तो आप वो टेस्ट देकर आप 15-20 क्वेश्चन लगभग हैं तो आप वो अटैम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले यहाँ पर हमें दे रखी है एक पजल, हिंदी में भी लिखी हुई है और इंग्लिश में भी लिखी हुई है। आप लोग इसे रीड कर सकते हैं और कंडीशन नोट करके आप बना सकते हैं। अगर बन जाती है तो आप इसको आंसर चेक कर सकते हो, तो बस मेरे साथ भी आप बना सकते हैं। देखो, पढ़ना स्टार्ट करेंगे हम लोग फिर। देयर आर 9 पीपल, 9 लोग हैं। PQRSTUVWX सिटिंग इन 3 रोज, 3 रो में 3 पंक्ति में बैठे हुए हैं। 3 पीपल इन ईच रो, हर पंक्ति में 3 लोग बैठे हुए हैं। दीज 9 पीपल फॉलो 3 प्रोफेशंस, ये जो 9 लोग हैं ये 3 प्रोफेशन के हैं। एक डॉक्टर है, एक लॉयर है और टीचर है। तो 3 पीपल फॉर ईच, मतलब हर 3 लोग जो है वो सेम फॉलो करते हैं। 9 लोग हैं, 9 में 3 लोग डॉक्टर हैं, 3 लोग लॉयर हैं और 3 लोग टीचर हैं, और 3 ही यहाँ पर रो हैं। हर रो में 3-3 लोग बैठे हुए हैं। 9 लोग इस तरह से यहाँ पर हमें सेट करने हैं। फिर लिखा है नो 2 पीपल इन द सेम रो फॉलो द सेम प्रोफेशन। मतलब जो भी हम रो 1 की बात करें, अगर 3 रो हैं, रो 1, रो 2, रो 3, तो रो 1 में जो 3 लोग यहाँ पर होंगे वो उनका प्रोफेशन अलग अलग होगा, किसी का भी सेम नहीं होगा। ये हम यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। और लिखा है फिर आगे, फर्स्ट रो इज टॉप मोस्ट, और जो फर्स्ट वाली रो है वो टॉप मोस्ट है, उसके बाद रो 2 होगी, उसके बाद रो 3 होगी। ऑब्वियसली बात है, ऐसे ही बनाया होगा। आगे बनाते हैं फिर इसको। और यहाँ पे फिर बोल रहे हैं द मिडिल रो इज फेसिंग नॉर्थ, मतलब बीच वाली रो जो है वो नॉर्थ फेस कर रही है। मतलब ये 3 रो हो गई। बीच वाली रो मतलब मिडिल रो डेट इज 2, तो ये रो नॉर्थ फेस कर रही है। रो 1 भी नॉर्थ, रो 1 और रो 3 साउथ फेस कर रहे हैं, मतलब इस तरह से कुछ। और 3-3 लोग यहाँ पर हैं, तो हमने यहाँ पर 3 रो में 3 इस तरह से बना दिए 9 लोग। ठीक है, तो बेसिक बात ये थी। अच्छा, एक लाइन और लिखी हुई है, टेक ऑल द डायरेक्शंस अकॉर्डिंग टू द रोज डायरेक्शन। जो भी रो की डायरेक्शन है, जो भी रो है नॉर्थ और साउथ, उसके हिसाब से हमें डायरेक्शन को लेना है और उसके हिसाब से कंडीशन को सेट करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है फर्स्ट लाइन में, यू जो है वो राइट कॉर्नर में बैठा हुआ है इन द थर्ड रो। थर्ड रो में अगर हम देखें, थर्ड रो कहाँ है, साउथ फेसिंग एरो है। साउथ फेसिंग के हिसाब से राइट एंड ये वाला हुआ, तो यू यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, फिर लिखा हुआ है क्यू एंड टी हु सिट एट द एंड फेसिंग ईच अदर। अच्छा, इस बात से एक बात मैं आपको बताना भूल गई कि जो 1 और 2 रो हैं वो क्या है, वही है जो एक दूसरे को फेस कर रही हैं। और अगर हम रो और 2 और रो 3 की बात करें तो वो फेस नहीं कर रही हैं, वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में बैठे हुए हैं, रो 2 और रो 3 वाले लोग। तो फेसिंग की बात करेंगे तो उसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि वो रो 1 और रो 2 के ही लोगों की बात कर रहे हैं। अब उन्होंने बता दिया कि जो क्यू है और जो टी है वो एंड पर बैठे हुए हैं, और एंड पर बैठे हुए हैं तो इसका मतलब ये रो 1 या रो 2 की बात कर रहे हैं, क्योंकि फेस कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, फिर आगे लिखा है पी सिट्स एट द फर्स्ट रो। पी रो 1 में बैठा हुआ है और ही इज डॉक्टर, और वो क्या है, डॉक्टर है, तो रो 1 में आएगा पी। फिर लिखा हुआ है एस और एक्स सिट नेक्स्ट टू ईच अदर। जो एस है और जो एक्स है वो साथ में बैठेंगे कहीं ना कहीं। डब्ल्यू सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट द पर्सन हु इज फेसिंग वी। जो पर्सन वी को फेस कर रहा है, जो भी पर्सन वी को फेस करेगा उसकी इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, डब्ल्यू है। इस तरह से कुछ होगा। टी डज नॉट सिट नेक्स्ट टू डब्ल्यू। अच्छा, ये बोल रहे हैं पी और डब्ल्यू साथ में नहीं है, तो यहाँ से एक बात समझने वाली है क्या। अच्छा, आगे एक लाइन और पढ़ लेते हैं। लिखा है वी किसी भी एंड पर नहीं है, मतलब वी भी एंड पर नहीं है, और जो फेसिंग की बात करेगी तो इसका मतलब वी जो है वो फर्स्ट और 2
रो में कहीं आएगा और वी मिडल में आएगा जब एंड पर रहेंगे, तो एक बीच की लाइन बचती है ना, एंड तीन ही लोग दे रखे हैं, 2 एंड हो गए, एक बीच का हो गया। अच्छा, यहाँ पर लिखा है कि पी डब्ल्यू साथ में नहीं आ सकता, और जो पी है वो डिसाइड है कि 1 में आना है, तो इसका मतलब ये है कि डब्ल्यू सेकंड में आएगा। डब्ल्यू कहाँ पर आएगा? सेकंड में। डब्ल्यू सेकंड में आएगा तो ऑब्वियसली बात है वी फर्स्ट में आएगा, है ना। वी कहाँ आएगा? फर्स्ट में, डब्ल्यू कहाँ आएगा? सेकंड में। तो वी की जगह ये फिक्स हो गई। जब वी यहाँ आ रहा है, सामने वाला पर्सन ये हो गया, उसके लेफ्ट में कौन सा पर्सन आएगा? ये वाला। ये क्या है? डब्ल्यू है। डब्ल्यू के सेट हो गया, वी सेट हो गया। तो इस तरह से हमारा ये सेट हो गया, और पी और डब्ल्यू इस तरह से साथ में भी नहीं आ पाई। पी फर्स्ट में आएगा, डब्ल्यू सेकंड में आ गया, ठीक है। तो हम इस बात को इरेज कर देते हैं क्योंकि हम इसको यूज कर चुके हैं। आगे देखते हैं। अच्छा, इस तरह से एक बात और सेट हो गई कि क्या कि क्यू और टी जो है वो अब इस वाले एंड पर ही होंगे, क्योंकि यहाँ पर डब्ल्यू आ चुका है तो सवाल ही नहीं होता यहाँ पर आ जाए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। लिखा है टी इज ए डॉक्टर। तो यहाँ से एक बात और फिक्स, जब टी डॉक्टर है और वो जो पी है वो फर्स्ट रो में आना है, और फर्स्ट रो में वो डॉक्टर आ चुका है। तो लिखा था स्टार्टिंग में कि जो तीनों लोग हैं कोई भी उसमें से सेम प्रोफेशन वाले नहीं आ सकते। जब पी फर्स्ट में आ चुका है तो टी कहाँ पर आएगा? सेकंड में। मतलब टी यहाँ पर आ गया और क्यू यहाँ पर आ गया। तो टी यहाँ पर क्या है? डॉक्टर। डॉक्टर लिख दिया हमने, और जो पी है वो फिर यहाँ बचा, और पी भी यहाँ पर क्या है? डॉक्टर है, ठीक है। इस तरह से ये सेट हो गया। तो हमने काफ़ी कुछ यहाँ पर सेट कर लिया। इसको इरेज कर देते हैं और इसको भी, क्योंकि हम ये सेट कर चुके हैं। अच्छा, आगे क्या लिखा है? देयर आर 2 लॉयर्स हु आर सिटिंग फेसिंग। फिर से फेसिंग की बात आ गई। फेसिंग मतलब रो 1 और रो 2 में बैठे होंगे। 2 लॉयर्स हैं, वो रो 1 और रो 2 में बैठे हैं और एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। तो अगर हम रो 1 और रो 2 को ध्यान से देखें तो एक ही जगह खाली बचेगी, मिडिल वाली। तो इसका मतलब ये है कि जो लॉयर है वो कहाँ पर आ गया? वो यहाँ पर आ गया लॉयर, और वो फेस भी लॉयर को ही कर रहा है, मतलब यहाँ भी क्या आ गया? लॉयर आ गया। इस तरह से ये सेट हो गया। अच्छा, जैसे ये सेट हुआ तो हम देख पा रहे हैं कि 2 प्रोफेशन सेट हो गए हैं। एक बचा है जो कि क्या है? टीचर। तो टीचर यहाँ पर आ गया फर्स्ट रो में, और सेकंड रो में टीचर कहाँ पर आ गया? यहाँ पर आ गया। अच्छा, थर्ड रो में पता नहीं अभी कौन कहाँ आएगा। अच्छा, यहाँ पर लिखा है कि एस और एक्स साथ में आना है। साथ में जगह यही बच रही है, ये वाली तो अकेली जगह है, यहाँ पर तो आ नहीं सकता एस और एक्स, तो यहाँ पर आएगा। जब एस और एक्स यहाँ आएगा तो बचा क्या? पी क्यू आर। आर बचा है तो आर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। आगे लिखा है एक्स सिट्स इमीडिएट राइट टू डॉक्टर। डॉक्टर के राइट में एक्स बैठा हुआ है। अच्छा, ये जो थर्ड रो है वो कहाँ फेस कर रही है? वो साउथ फेस कर रही है, ठीक है। जब साउथ फेस कर रही है, तो जब साउथ फेस करना है मतलब डॉक्टर के राइट में कहाँ पर होगा डॉक्टर का राइट? डॉक्टर यहाँ पर होगा, तभी उसका राइट पॉसिबल है कि एक्स वहाँ पर आ पाए। डॉक्टर यहाँ हो गया और एक्स कहाँ हो गया? एक्स यहाँ हो गया। जब एक्स यहाँ है तो एस यहाँ हो गया, और इस तरह से सेट हो गया। मतलब ये वाली बातें हम सेट कर दी। इसके अलावा यहाँ पे कुछ बचा सेट करने के लिए? नहीं बचा। मीन्स हम थर्ड रो में बता नहीं सकते कि प्रोफेशन यहाँ पर किसका कौन सा है। मीन्स इसका लॉयर हो सकता है, ये भी लॉयर हो सकता है, और ये टीचर भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही सेम यहाँ पर अगर हम देखें तो सेम आगे क्या हो सकता है? यहाँ पर लॉयर टीचर यहाँ पर भी हो सकता है, एक्स में भी। मतलब ये आइदर वाला केस बनेगा। यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि कौन सा क्या आएगा, क्योंकि जितना पता था उतना हम यहाँ पे सेट कर चुके हैं। तो ये क्या है? सोल्यूशन ऑफ दिस पजल, ठीक है। तो ये इतना ही था। आगे देखते हैं नेक्स्ट पजल क्या दे रखी है। चलो इसको पढ़ते हैं, आप लोग भी साथ में पढ़ सकते हैं। 8 persons MNOP QRSW have their birthdays on 10th और 27 of the 4 different month। अलग अलग 4 महीनों में इनकी बर्थडे होती है, और 10 और 27 दो यहाँ पर तारीख हमें दे रखी हैं, 2 डेट्स यहाँ पर दे रखी हैं। मंथ के नेम लिखे हैं मार्च, अप्रैल, मई, जून। 4 मंथ के नेम लिखे हैं, ठीक है। आगे बनाएंगे इसको फिर हम इस तरह से। यहाँ पहले हम नोट कर लेते हैं मंथ्स क्या क्या है। मार्च 2 डेट हैं 27 और 10। आफ्टर डेट अप्रैल, उसमें दो डेट है 27 और 10। उसके बाद क्या आता है? मई, यहाँ भी 2 डेट हैं 10th और 27। उसके बाद क्या आता है हमारे पास? जून, और 2 डेट हैं 10th और 27। अच्छा, यहाँ पर देखो जब भी मंथ की बात आती है तो यहाँ पर हमें दिख गया 31 डेज, तो हम लिख लेंगे भाई मार्च में होते हैं 31 डेज, अप्रैल में होते हैं 30 डेज, मई में होते हैं 31 डेज, और जून में होते हैं 30 डेज होते हैं जून में, और जुलाई में 31 होते हैं। जून तक की बात की तो हम यहाँ पर 4 इस तरह से लिख लिया। अच्छा, आगे इसको पढ़ेंगे फिर क्या दे रखा है। ये हम बनाएंगे विदाउट एनी पॉसिबिलिटी। किस तरह बनाएंगे देखते हैं, या फिर कंडीशंस नोट नहीं करेंगे, सब कुछ सेट कर लेंगे एक ही पॉसिबिलिटी में। देखो यहाँ पर लिखा है ओनली 1 person हैव, सॉरी एक लाइन रह गई। एम हैज द बर्थडे ऑन 10th of month विच इज हैविंग 31 डेज। 31 डेज मतलब 2 मंथ है, दैट इज मार्च और मई। मार्च और मई के किसी भी इन दोनों महीनों में किसी भी 10 तारीख को एम का बर्थडे होता है। 2 कंडीशन बन रही है एम की, एक या फिर एम यहाँ पर होगा या फिर एम कहाँ होगा? यहाँ पर होगा,
बना लिया हमने भाई। आगे बनाएंगे इसको, फिर हम किस तरह कर सकते हैं सेट। फिर लिखा है ओनली 1 person हैव बर्थडे बिफोर n, n से पहले किसी एक का बर्थडे होता है, तो n यहाँ पर फिक्स हो चुका है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या लिखा है, नंबर ऑफ पर्सन्स बिटवीन m और n इज 1 लेस देन द पर्सन हैविंग बिटवीन n और w। जितने भी m और n के बीच में है वो एक कम है किससे, n और w से। ये हम बोल सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर m और n पता है, तो हम उल्टा बोल सकते हैं कि n और w में एक ज़्यादा होगा। अगर हम फर्स्ट केस की बात करें, यहाँ पर 0 पर्सन है, तो n और w में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो w यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर कितने, 2 लोग हैं, तो 3 हो जाएंगे, w यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फिर लिखा है O और P वर हेल्ड इन द मंथ हैविंग 30 days बट नॉट इन अप्रैल। अप्रैल में नहीं तो भाई जून में होंगे O और P, क्योंकि 2 ही हैं, 30 दिन वाले महीने हैं हमारे पास। तो O और P यहाँ पर कहीं पर भी हो सकता है, O और P, और इसमें भी O और P कहीं भी आ सकता है, तो मैंने यहाँ पर दोनों लिख लिया, ठीक है। फिर लिखा है R हैज़ द बर्थडे आफ्टर S, S के बाद R का बर्थडे होता है। तो भाई यहाँ पर 3 मेरे पास वैकेंट थी, तो मैंने अभी इसको सेट नहीं करा, लिख लिया S के बाद R आना है। फिर लिखा है ओनली 3 persons बिटवीन N और Q, N और Q के बीच में 3 लोग आने हैं, ठीक है। तो N यहाँ पर है, तो 1 2 3 यहाँ पर Q आना चाहिए, बट यहाँ पर W आ चुका है। इसका मतलब ये क्या हो गया, पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो गई, मतलब हमें इससे तो आंसर नहीं मिल पाएगा। तो जो फर्स्ट वाली पॉसिबिलिटी है, या हम बोल सकते हैं फर्स्ट वाली कंडीशन है, हमें सही आंसर वहाँ से ही मिलेगा, ठीक है। तो इसको अगर हम देखें तो N के बाद 1 2 3 यहाँ पर क्या Q आ गया। उसके बाद जैसे मैंने Q रखा तो 2 अब जगह बची है S और R रखने की, तो S पहले आ गया और R बाद में आ गया, ठीक हो गया। लास्ट लाइन में लिखा है कि O वॉज हेल्ड बिफोर P, P से पहले O हुआ है, मीन्स यहाँ पर P नहीं आएगा, यहाँ पर O नहीं आएगा, P से पहले O हुआ है, मतलब इस तरह से कुछ हो गया, मतलब ये क्योंकि राइट आंसर ऑफ दिस पजल। तो इस तरह से हमें सॉल्व करना था। आई होप आपको समझ में आएगा कि हमें क्या अप्रोच रख के इसको सॉल्व करना है। अगला पजल देखते हैं, काफ़ी अच्छा पजल है नेक्स्ट पजल। यहाँ पे लिखा हुआ है ABCD PQRS, 8 लोग हैं, सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ, उत्तर दिशा में मुख करके एक सीधी पंक्ति रेखा में बैठे हुए हैं। ऑल हैव डिफरेंट एज, हर किसी की एज अलग अलग है, नॉट इन सेम ऑर्डर। एज हमें यहाँ पर दे रखी है, क्या क्या एज है वो दिखी हुई है। फिर लिखा है B सिट्स एक्सट्रीम ऑन द एंड ऑफ अ लाइन, तो इसको बनाएंगे अब, मतलब 8 यहाँ पर जगह बनाते हैं पहले तो, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ऐसी 1 2 3 4 5 6 7 और 8 थोड़ा नीचे बनाते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर एज भी लिखनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ऐसे यहाँ बनाया हमने 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। अब लिखा है B किसी एंड पर है, तो हमने B को एक एंड पर, हो सकता है B लेफ्ट एंड पर हो सकता है B राइट एंड पर, सबके सब नॉट देख रहे तो दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर लिखा है 3 people सिट बिटवीन B एंड 16 years old, 3 लोग बैठे हैं B और 16 साल के बीच में, तो B यहाँ आ चुका है फर्स्ट केस में, 1 2 3 16 यहाँ आ जाएगा, ऐसे यहाँ पर 1 2 3 16 यहाँ पर आ गया। फिर लिखा है 23 year old सिट सेकेंड द लेफ्ट ऑफ Q, ठीक है, Q के सेकेंड लेफ्ट में है 23 ओल्ड वाला पर्सन। आगे Q की ही बात दे रखी है कि Q सिट्स राइट ऑफ 16 years old बट नॉट इमीडिएट, जो Q है वो 16 साल के राइट में बैठा हुआ है, लेकिन इमीडिएट राइट में नहीं है, मतलब Q यहाँ पर तो नहीं आ सकता, यहाँ पर Q नहीं आ सकता, और Q के जो लेफ्ट में है सेकेंड लेफ्ट में 23 लेना है मुझे। अब Q की 2 जगह बच रही हैं, क्योंकि इसकी तो राइट में लेना है ना। अब Q अगर मैं यहाँ ले लूँ तो Q के सेकंड लेफ्ट में 16 आ चुका है, 23 आएगा नहीं, मतलब Q यहाँ पॉसिबल नहीं है, मतलब Q केवल यहाँ आएगा और 23 यहाँ पर आ गया इसके हिसाब से। अब इसमें देखो इसके राइट में लेना है, तो यहाँ तो पॉसिबल नहीं है ले पाना, यहाँ लेंगे तभी फिर वही बात, 16 आ चुका है 23 कैसे आएगा, तो Q केवल यहाँ पर आएगा और यहाँ पर क्या आ गया 23 आ गया। तो इस तरह से हमने इन 2 कंडीशंस को मर्ज करके पढ़ा, तो इस तरह से हम निकाल पाए कि हमें क्या रखना है, ठीक है। आगे देखो, फिर लिखा है 2 persons बिटवीन 23 एंड D, 23 और D में 2 लोग हैं, तो 23 यहाँ पर आ चुका है, इस साइड 2 लोग के बाद पॉसिबल नहीं है, तो 1 और 2 D यहाँ पर आ गया, इसमें भी इस साइड पॉसिबल नहीं क्योंकि B आ चुका है, तो 1 और 2 या 1 और 2 यहाँ पर D आ गया, ठीक है। फिर लिखा है 3 persons सिट बिटवीन 26 और C, फिर आगे C की बात लिखी है C सिट्स राइट ऑफ 26 years, मतलब 26 years के राइट में C है और इनके बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं, 26 के राइट में C आना है, ठीक है। अच्छा, आगे एक बात और लिखी है कि नाइदर B नॉट D आर 26 years old, B और D भी 26, मतलब जो 26 है वो ना तो B का है ना ही
डी का है, ठीक है। अच्छा तो देखो 26 कहाँ कहाँ आ सकता है। अगर हम फर्स्ट केस की बात करें तो यहाँ पॉसिबल नहीं 26 आ पाना, यहाँ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यहाँ आ सकते हैं 26, हाँ आ सकता है 26। यहाँ आएगा तो 1 2 3 सी यहाँ आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। क्या देखते हैं और जगह ऐसा है क्या 26 यहाँ आ सकता है? नहीं, क्योंकि अगर मैं यहाँ रखूंगी तो 1 2 3 यहाँ पर सी पॉसिबल, यहाँ पर क्यू आ चुका है। और तो आगे बढ़ाएंगे तो और तो वैसे भी स्पेस नहीं है, तो 26 इस माले में एक ही जगह पर आ सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पर रख दिया। आगे देखते हैं, देखो डी पर आना नहीं है, यहाँ आ सकता है 26, यहाँ आ सकता है। और 1 2 3 यहाँ पर क्या आ गया, फिर सी आ गया। क्या यहाँ आ सकता है? नहीं, 1 2 3 यहाँ पर सी पॉसिबल नहीं, क्यू आ चुका है। और यहाँ पर तो 16 वैसे भी आ चुका है, तो आगे जगह भी नहीं है, आगे हम रखेंगे कहाँ। तो इस तरह से इसमें भी यहाँ पर हमारा सेट हो गया, तो ये हम इरेज कर देते हैं, यहाँ पर हमारा सेट हो चुका है ये चीज़। आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है द डिफरेंस एज ऑफ नेबर ऑफ डी इज 5। जो डी के नेबर है उनका डिफरेंस 5 साल है। मतलब देखो डी एक तरफ सेट है 26 और इधर भी 26 है, मतलब जो इधर वाली लाइन है जो डी के राइट साइड में जो जगह है वहां पर या तो 26 + 5 आएगा या फिर 26 - 5 आएगा, मतलब 31 या फिर 21, इन दोनों में से कुछ आएगा। आगे लिखा हुआ है क्या, ओल्डेस्ट इज नॉट द नेबर ऑफ डी। ओल्डेस्ट यहाँ पर देखो 31 ही है, मतलब 31 इसका नेबर नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएगा फिर 21, यहाँ भी क्या आ जाएगा 21। इस तरह से हमने इसको सेट कर दिया डी के नेबर्स को, ठीक है। आगे लिखा हुआ है Q एंड डी नॉट ओल्डेस्ट, मतलब जो Q है और जो D है वो 31 की नहीं है, मतलब D भी और Q भी 31 एज इनकी नहीं आनी है, ठीक है। P सिट्स राइट ऑफ 31 ईयर्स ओल्ड। P जो है वो 31 ईयर्स ओल्ड के राइट में बैठा हुआ है, मतलब 31 जहाँ भी जाएगा उसके राइट में P आएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो Q पे 31 आना नहीं है, अगर मैं यहाँ पे लूंगी 31 तो यहाँ पर P पॉसिबल नहीं है यहाँ पाना। 31 अगर मैंने D पे आना नहीं है तो एक ही जगह बची, तो यहाँ पर 31 आया और इसके राइट में P कहीं पर भी आ सकता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखो D पर आना नहीं है, यहाँ पर आ सकता है, तो राइट में P पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर रखें तो P पॉसिबल नहीं, यहाँ रखें तो P पॉसिबल नहीं है, मतलब ये वाला केस क्या हो गया, इसकी वजह से हो गया इनवैलिड, इसमें हम आंसर नहीं रख पाएंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है क्या, मोर देन 1 सिट बिटवीन 31 एंड 19 ईयर ओल्ड। 19 साल और 31 साल के बीच में 1 से ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं, तो इसको इरेज कर देते हैं और हम इस बात को यहाँ पर ध्यान से समझेंगे क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो 31 साल वाला पर्सन है और जो 19 साल वाले पर्सन है उनके बीच में मोर देन 1 बीच में बैठे होंगे, मतलब 31 और +1 इनके बीच में, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 19 साल वाला पर्सन आ जाएगा। अच्छा आगे लिखा हुआ है ए सिट्स सेकंड द राइट ऑफ आर। आर के सेकंड राइट में कौन है, ए है। ए के आर के सेकंड राइट में कौन है, ए है, ठीक है। अच्छा फिर लिखा हुआ है जो क्यू है, क्यू ना तो 14 साल का है ना 19 साल का है, मतलब जो क्यू ये वाले क्यू की बात कर रहे हैं यहाँ पे ना तो 14 आना है या फिर ना ही 19 आना है। अच्छा एक बात यहाँ पे लिखी थी कि 31 साल और 19 साल के बीच में एक ज़्यादा लोग होने चाहिए, तो 19 कहाँ कहाँ हो सकता है, 19 कहाँ कहाँ हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है या फिर यहाँ पर हो सकता है। अगर हम यहाँ देंगे तो यहाँ पर एक ही पर्सन आ जाएगा, यहाँ बोला गया कि 2 कम से कम ज़्यादा आने, मतलब कम से कम 2 तो आना ही है। इसका मतलब ये जो 19 साल वाली है वो यहाँ पर सेट हो गई 19 साल, मतलब इस तरह यहाँ पर क्या आ जाएगा 19 ईयर्स ओल्ड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं आने हैं। अच्छा उसके बाद जैसे मैंने इसको यहाँ रखा, आगे देखो क्या लिखा हुआ है कि जो P है, P सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन हुज एज इज 14 ईयर्स। इसकी उम्र 14 साल है, उसके इमीडिएट लेफ्ट में मुझे P रखना है, तो यहाँ 14 आना नहीं है, 14 यहाँ पर आ गया और लेफ्ट में क्या आ गया P, और जो P है वो 31 के राइट में भी आ रहा है, मतलब ये वाली बात भी यहाँ पर सेट हो रही है। अब क्या बचा R, एक गैप पर A, जो कि बस यहाँ पॉसिबल है R यहाँ पर और A यहाँ पर, इस तरह सेट हो गया। अब बचा क्या देखो चेक कर लेते हैं, बाकी यहाँ पर सब सेट कर चुके हैं, तो उसको इरेज करेंगे और जो क्योंकि एज है वो बची है वो हम चेक करेंगे क्या बची हुई है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो क्या बचा है ABCD, ये हो गया PQR, R नहीं S बचा है तो S यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। एज क्या बची, 31 हो गई, 26 हो गई, 14 हो गई, 21 हो गई और 16 हो गई, 19 हो गई और 23 हो गई और बचा गया है 17, तो यहाँ पर क्या आ गया 17। तो क्योंकि एज कितनी है 17 साल है, 17 एज है। तो इस तरह से यहाँ पर इसको पूरा हमने सेट कर लिया, काफ़ी अच्छी पजल थी। नेक्स्ट पजल देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा हुआ है 5 फ्रेंड्स, 5 फ्रेंड्स हैं, अब्दुल्ला, बीरबल, चाणक्य, दुर्जन और ईश्वर, आर वर्किंग इन 5 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अलग अलग 5 विभागों में काम करते हैं। नाम दे रखे हैं MNOPQ।
एंड दे अर्न डिफरेंट सैलरीज, अलग अलग वेतन कमाते हैं, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 और 30,000। एंड दे ऑल आर डिफरेंट एज, अलग अलग एज के हैं, 24, 26, 28, 30 और 32 साल। दीज ऑल इन्फॉर्मेशन आर नॉट नेसेसरी सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर में नहीं है, वही तो हमें लगानी है। तो बनाइए कैसे, मतलब 5 चीज़ें हैं, एक तो 5 यहाँ पर फ्रेंड्स हैं, तो फ्रेंड्स लिख लेते हैं, यहाँ पे पर्सन्स लिख लेते हैं, ठीक है, पर्सन्स हैं। उसके बाद इनकी हमें दे रखे हैं डिपार्टमेंट्स, तो डिपार्टमेंट्स लिख लिया। फिर हमें दे रखी है इनकी सैलरीज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दे रखे हैं इनकी एजेस। तो हमने यहाँ पर इस तरह से 4 ग्रुप्स बना लिए और इन ग्रुप्स में हमें 5 लोगों को सेट करना है। अब बात आती है कि हम यहाँ पर एक जो चीज़ हमें फिक्स करनी है वो हम क्या फिक्स करें, तो हम यहाँ पर पर्सन फिक्स कर लेते हैं। अब पर्सन में देखो यहाँ पर लिखा है क्या, ए इनिशियल देखें तो A B C D E इनिशियल्स हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं A B C D और E, ठीक है। फिर आगे पढ़ते क्या लिखा है, बीरबल वर्क्स इन डिपार्टमेंट M, बीरबल जो है M डिपार्टमेंट में काम करता है, तो बीरबल की जगह पर यहाँ पर जो B है वो यहाँ पर क्या आ जाएगा, M आ जाएगा। एंड अर्न्स मोर देन 20,000, मतलब 20 ज़्यादा कमाता है, मतलब या तो 25 कमाता होगा या फिर 30 कमाता होगा, है ना। तो बीरबल की सैलरी कितनी होगी, या तो 25K होगी या फिर 30K होगी, मैंने दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ पर लिख ली। फिर लिखा है पर्सन हु इज 28 ईयर्स ओल्ड वर्क इन डिपार्टमेंट क्यू, जो भी क्यू में काम करता है उसकी एज 28 ईयर्स से ओल्ड है। फिर लिखा है 32 ईयर्स ओल्ड पर्सन अर्न्स एटलीस्ट 20,000, जो 32 साल का पर्सन है वो कम से कम 20,000 कमाता है ना, कम से कम 20 कमाता है। अच्छा, तो इस तरह से लिख सकते हैं हम इसको, यहाँ पर ज़्यादा कितना भी कमा सकता है, तो इसका मतलब ये है कि 20K, 25K या फिर 30K कमाता होगा कौन, 32 साल वाला पर्सन, ठीक है। फिर द पर्सन हु इज 26 ईयर्स ओल्ड अर्न्स 25,000, अब पता लग चुका है जो कोई पर्सन 26 साल का है वो 25,000 कमाता है। जब वो 25 कमाता है 26 साल वाला पर्सन, तो इसका मतलब ये तो नहीं कमाता होगा, ये तो 32 साल वाला पर्सन है, मतलब यहाँ 25 नहीं आएगा, ठीक है। फिर आगे लिखा है अब्दुल्ला अर्न्स 15,000 बट डज नॉट वर्क इन डिपार्टमेंट N और P। अब्दुल्ला मतलब जो A है वो 15,000 कमाता है, मीन्स 15,000 यहाँ पर आ गया, ठीक है, 15,000। और ये जो है ये N और P में वर्क नहीं करता है, मीन्स इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो A है यहाँ पर N और P नहीं आ सकते, ठीक है। फिर लिखा है पर्सन हु इज 30 ईयर्स ओल्ड अर्न्स हाईएस्ट सैलरी बट डज नॉट वर्क इन डिपार्टमेंट M और N, तो 30 साल का पर्सन है वो हाईएस्ट सैलरी मतलब कमाता है, दैट इज हाईएस्ट मतलब यहाँ पर क्या है 30,000 है। जब ये 30,000 कमाता है इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 30,000 नहीं आएगा, ठीक है। और ये जो पर्सन है वो ना तो M में है ना ही ये N में है। अच्छा, यहाँ पर देखो एक बात नोटिस करने वाली क्या, कि जो M यहाँ लिखा था वहाँ पे 30 भी लिखा हुआ था, ठीक है, और ये बोल रहे हैं कि 30 वाला ये है नहीं, दैट मीन्स M जो है वो 30,000 नहीं कमाता है, ठीक है। तो इसका मतलब पता लग चुका है कि जो M है वो कितना कमाता है, वो कमाता है 25,000, तो इसको हमने यहाँ सेट कर दिया, 25,000 कमाता है M। जब 25 कमाता है और यहाँ लिखा है 25 वाला 26 साल का है, लिखा है ना ये, तो यहाँ पर क्या आ गया 26 इसकी एज आ गई, ठीक है। अब 30 एज वाला जो है वो 30 की कमाता है और ये M और N डिपार्टमेंट में नहीं है, ओके। आगे देखो लिखा हुआ है, यहाँ तक हो गया। ईश्वर मतलब ई की बात कर रहे हैं, ईश्वर डज नॉट वर्क इन डिपार्टमेंट P और Q एंड हिज एज इज नॉट 32, ठीक है। दैट इज यहाँ पर ये बोलना चाह रहे हैं कि जो E है, ये जो E है वो P में भी काम नहीं करता है और Q में भी काम नहीं करता है, मतलब P और Q यहाँ पर नहीं आ सकते, ठीक है। और ये जो एज है इसकी वो 32 नहीं है, मतलब यहाँ पर जो एज आएगी वो 32 ईयर्स नहीं आ सकती। फिर लिखा है सैलरी ऑफ दुर्जन इज लेस देन 20, दुर्जन मतलब D की बात कर रहे हैं, D की जो सैलरी है वो 20 से कम है, 20 मतलब 15 हो सकती है, फिर 10 हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ सकता है 10K या फिर 15K, ये दो पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन रही हैं, ओके। अब हमें सारी पॉसिबिलिटी सारे कंडीशन नोट डाउन होंगे, हमें सेट करना है इसको। अच्छा, मैंने यहाँ पर E क्यों लिख दिया, यहाँ पर तो C आना है, ठीक है। तो देखो हम स्टार्ट कैसे इसको सेट करेंगे। यहाँ पर हमको बोला गया है जो 32 साल का है वो उसकी सैलरी 20,000 है, ठीक है। अब यहाँ बोला गया है कि 32 साल का है वो E पर आना नहीं है, ठीक है, E पर नहीं आना है, और सैलरी और एज दोनों हमें पास वैकेंट होना चाहिए, और D वाला सेट है कि वो 10 या 15 आना है, 20 नहीं आ सकता। तो C पे बच रहा है जगह, क्योंकि यहाँ पर 26 सेट हो चुका है, यहाँ पर 15,000 सेट हो चुका है, इसका मतलब C पे आगे क्या 32 एज हो गई इसकी, यहाँ पर कितना आ गया 20,000 रुपये इनकी सैलरी आ गई, ठीक है। तो हमने इस तरह से इसको ये वाला सेट कर दिया।
अच्छा यहाँ पर देखो 10 और 15 आना है, 10 और 15 आना है, 15 यहाँ हम सेट कर चुके हैं ए पर, तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है 15 आ पाना। डेट इज यहाँ पर कितना आ जाएगा फिर 10,000 आ जाएगा, उसके नीचे हमारा जो बचा है वो आ जाएगा। 10,000 ये आ गया, 10, 15 ये हो गया, 15, 20, 25 यहाँ पे कितना आ गया 30,000 आ गया। जैसे यहाँ 30,000 आया है यहाँ पे क्या आएगा फिर 30 एज आ जाएगी, तो यहाँ पे कितना आ गया 30 एज आ गई। ठीक है, तो इस तरह से देखो सैलरी सारी सेट हो गई, सैलरी सब सेट हो गई। अब क्या बचा है, बस ये सेट करना है। देखो 30 वाला जो है वहाँ पर एम और एन भी पॉसिबल नहीं है आ पाना। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ लिख सकते हैं कि पी और क्यू वैसे भी नहीं आने हैं, एम और एन भी यहाँ पर नहीं आने हैं। लिखा है 30 वाले में एम और एन नहीं आने हैं। देखो डिपार्टमेंट है कौन कौन से, एम है, एम यहाँ पहले भी आ चुका है बी पर, फिर एन यहाँ पे आना नहीं है, तो क्या बचा ओ। पी और क्यू वैसे भी नहीं आना, तो ई पे क्या आ गया ओ डिपार्टमेंट आ गया। ठीक है, तो ओ यहाँ पर आ गया, एम भी हो गया। अब अगर हम ए की बात करें, ए पे क्या आ सकता है, देखो ए पर क्या आ सकता है, एम आएगा नहीं, एम आ चुका, एन यहाँ पर आना नहीं है, ओ यहाँ पर आ चुका, पी यहाँ पर आना नहीं, क्या बचा क्यू, तो क्यू यहाँ पर आ गया। और क्यू की एज कितनी है 28, मतलब जो डिपार्टमेंट क्यू में काम करता है उसकी एज कितनी है 28 ईयर्स, 28 यहाँ पर आ गया। तो एज देख लो क्या बचा है एज में 24 फिर यहाँ पर आ गया सेट, तो ये हमारे ये सब सेट हो गए। ठीक है, अब सारी कंडीशन सेट हो गई, अब बचा क्या है केवल और केवल डिपार्टमेंट, जो कि क्या बचे एम, एन और पी बचे हैं, जो कि हमें नहीं पता कि एन और पी में यहाँ पर क्या क्या आना है। तो इस तरह से यहाँ पर दोनों हमने लिख दिया, वो डिपेंड करता है आइदर वाले ऑप्शन की एन और पी जो है वो डिपार्टमेंट जो भी काम करते होंगे वो या तो सी होगा या फिर डी होगा। बाकी सब चीज़ें सैलरी और एज हम यहाँ पर सेट कर चुके हैं। तो इस वाली पजल को मैंने सेट करा है, पर्सन को सेट करने के बाद आप लोग चाहे तो इसको एज के अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें एज से भी बहुत सारी जानकारी मिल गई थी। एज यहाँ पर हम कांस्टेंट करके भी इस पजल को बना सकते हैं, तो आप लोग ट्राई करिएगा कि एज से कैसे बन सकती है, लेकिन जो राइट आंसर है वो उसका यही वाला होगा। चाहे कैसे बनाओ आंसर यही आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर आज 4 पजल सॉल्व की। आई होप आपको समझ में आया हो किस तरह से हम सॉल्व करते हैं, फिर अप्रोच करते हैं एग्जाम में सॉल्व करने के लिए। फिर मिलते हैं आपसे और भी इस तरह से वीडियो में जहाँ पर हम ये पजल्स या फिर जो भी टॉपिक आपको अगर डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको ये टॉपिक और भी समझना है या फिर रिवाइज करना है। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं पूरा कोर्स पढ़ना रीजनिंग का, तो आप एप्लीकेशन पर पढ़ सकते हैं, यहाँ पर आपको पूरा कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा और इसके लिए डाउनलोड कर सकते हैं आप एप्लीकेशन फ्रॉम द प्ले स्टोर। फाइन, और एक फ्री टेस्ट भी यहाँ पर आप अटेम्प्ट करके देख सकते हैं कैसा यहाँ पर आपको फील होता है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर आपको सारी वीडियोस की लिंक इजीली मिल जाएंगी। उसके अलावा मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।